नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं। और जो लोग उत्तराखंड के अंतर्गत वीडियो VPTO हो या अन्य समूहों की जो भर्तियाँ होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और वो ये वीडियोज़ देख सकते हैं। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियोस तैयार किए हैं और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपको काफ़ी आपकी तैयारी जो है वो आपको पता चलती है कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और हिंदी जो होता है 20 नंबर, 20 से 25 नंबर जो आपके पास पूछा जाता है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही जो 20 नंबर होते हैं ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक, तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से कोई विकार उत्पन्न ना हो उन्हें कहते हैं। तो विकार का मतलब सबसे पहले तो आपको समझना है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल, इसमें और भी आते हैं, इसके आधार पर। ठीक, तो उन्हें कोई परिवर्तन ना हो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं, सीधी सी बात है, अविकारी शब्द। अ मतलब नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय। फिर इसके बाद दूसरा देख लीजिए, अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं। सेम उसी से आधारित प्रश्न है। यहाँ अव्यय पूछा गया है और ऊपर आपको अविकारी पूछा गया है। तो मैंने बताया ना, अव्यय और अविकारी एक ही होता है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी आपको अव्यय यानी कि एक ही के दो नाम हो सकते हैं, मतलब हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो, अव्यय शब्द के कितने भेद हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अव्यय 4 प्रकार के हमारे होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अव्यय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी वीडियो के माध्यम से, तो विस्तृत रूप से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने जो हमारे अव्यय होते हैं उनकी पहचान करेंगे, कौन अव्यय शब्द हैं, कौन अविकारी या अव्यय, कौन विकारी शब्द हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे आपको विकारी पूछ रहा है। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन संभव है। किस आधार पे? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द है मनुष्य, जिसमें विकार संभव है। अब कैसे? देखो, हमने क्या कहा था, यहाँ ऊपर आपने पहले प्रश्न में परिभाषा भी पढ़ी थी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो इस ना को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। या अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन संभव है उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, तो वो विकारी शब्द आएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे आपसे तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जो तथापि शब्द है, हमें उसका ना तो लिंग पता है, न वचन, न काल, न कारक, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। बल्कि भी सेम शब्द है और एवं भी वैसा ही शब्द है। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रकार के शब्दों के साथ इन शब्दों को प्रयोग करेंगे तो आपको ये शब्द ज्यों के त्यों ही मिलेंगे। इनमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जबकि मनुष्य जो शब्द है वो क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 शब्द होते हैं जो विकारी होते हैं। तो मनुष्य क्या है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या है? विकार संभव है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिए। जब हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है। अब आपसे अविकारी पूछ रहा है, तो अविकारी का मतलब जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए, सफलता, चंद्रमा, पशु, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? सफलता तो क्या है? विशेषण शब्द है, चंद्रमा संज्ञा शब्द है, पशु भी संज्ञा शब्द है। तो ये तो हो गए विकारी शब्द, और इसलिए जो शब्द है ये अविकारी शब्द है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो। देखिए,
आप लोगों के लिए ये 20 प्रश्न, ये कंटेंट इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत मतलब मेहनत का काम है, बहुत समय लगता है। और आप अपने सेकंड का 10वां हिस्सा यानी एक लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपना फ़र्ज़ समझते हुए लाइक करते जाइए, शेयर करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि कमेंट जब आप करोगे ना किसी भी वीडियो को लेकर, चाहे आपके प्रश्न ही हैं, चाहे आपके वीडियो का लेकर के कैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो नीचे पिन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले कि आप लोगों का वीडियो से संबंधित फीडबैक, ताकि हम अगले उसमें अगर कोई गलतियां भी हैं या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगले वीडियो में और अच्छा प्रयास कर सकें। लेकिन आप बताएंगे नहीं, अपने ही मन में रखेंगे, तो हमें यही लगेगा कि आपको ठीक है, समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, कुछ भी हम समझ लेंगे। तो ऐसा मत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर कीजिए। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, एक एक शब्द को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? तो देखिए, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिया विशेषण, ये सीधे से मैं अगर इसका आंसर बताऊं तो क्रिया विशेषण ये शब्द हो जाएगा जो तेज शब्द है। अब कैसे है, सबसे पहले क्रिया विशेषण की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी? दौड़ना, ठीक। तो इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? जो क्रिया के ठीक पहले जुड़ा हुआ हो जो शब्द, जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तेज ये क्या है? इसकी विशेषता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बहुत शब्द क्या है, तो यहाँ पे आएगा प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? तेज शब्द का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, वह आजीवन काम करता रहा। इस वाक्य में आजीवन शब्द क्या है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। आजीवन शब्द क्या वो रीतिवाचक है, क्या वो स्थानवाचक है, क्या वो परिमाणवाचक है या कालवाचक है? तो देखिए, जो यहाँ पे विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, तो आजीवन जो शब्द है वो किसको बता रहा है? एक रीति को बता रहा है कि आजीवन मतलब जीवन, पूरे जीवन भर, तो एक रीति को बता रहा है वो, ठीक है। वो स्थान की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वहाँ इधर उधर अगर हम ऐसा बोलते तो वो स्थान की बात हो जाती। कालवाचक होता कि उस समय इस तरह से, मतलब कोई समय से संबंधित होता तो वो कालवाचक हो जाता। परिमाणवाचक किसी चीज़ की मात्रा जहाँ पे बताई जाती है कि इतने में इतना चला या इतना पढ़ा, इतना, मतलब जो मात्रा जिस चीज़ की बताई जाती है वो परिमाणवाचक होता है। तो तीनों ही नहीं है, रीति यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, 7वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सीधी सी बात है, मैंने आपको ऊपर पहले दूसरे तीसरे में बताया भी था कि कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द होते हैं जो विकारी, यानी कि इनमें जो संज्ञा शब्द होंगे, जो सर्वनाम शब्द होंगे, जो विशेषण शब्द होंगे और जो क्रिया शब्द होंगे, इनमें परिवर्तन हो सकता है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है, नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? ध्यान रखिए, नीली साड़ी आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक या गुणवाचक। तो देखो, आवृत्तिवाचक जहाँ पे किसी चीज़ की आवृत्ति होती है तो आवृत्तिवाचक तो नहीं होगा, ठीक है। समुदायवाचक, किसी समुदाय का भी यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, इसलिए समुदाय का भी नहीं होगा। गणनावाचक, यहाँ पे कोई गणना, कोई गिनती वाला शब्द नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। गुणवाचक, इसमें यहाँ पे विशेषता आ जाएगी। कैसे? क्योंकि साड़ी जो शब्द है इसकी क्या विशेषता है? नीला, कि साड़ी कैसी है? नीली साड़ी है, तो साड़ी का गुण है कि नीली, वो नीली है,
तो यहाँ पे गुणवाचक गुण बताया जाता है, जैसे मोटा लड़का, लंबी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, इस तरह से ना। तो जो लड़का लड़की की विशेषता है वो क्या है, सुंदर। तो जो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, गुण बता रहे हैं किसी चीज़ का, तो गुणवाचक के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक, चलिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए। चलिए, 9वां प्रश्न है हमारा, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो चौथाई शब्द है वो क्या है, हम कहते हैं ना 1/4 या 2/3 या 1/2, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये क्या है, आधी, अधूरी, अपूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। तो देखो, गुणवाचक भी वो नहीं आएगा। सबसे पहले तो जब भी इस तरह के आपके पास प्रश्न आते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। देखो, सबसे पहले 4 ऑप्शन जब दिए हुए हैं तो उनको एक एक करके एलिमिनेट करिए कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे समुदाय की बात करेंगे तो चौथाई में कोई समुदाय की बात नहीं हो रही है। जब हम बोलते 4 लोग, 5 बच्चे खेल रहे हैं, तो समुदाय की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, समुदाय में हैं, ठीक है, या सभी बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये समुदाय की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप में कोई है ना। कक्षा बैठी हुई है तो कक्षा में ग्रुप का एक भाव नज़र आ रहा है, तो समुदाय का तो यहाँ पे कोई भाग नहीं नज़र आ रहा है। गणनावाचक, यहाँ पे गिनती का भी कोई भाव नहीं, पहला, दूसरा, 1, 2, 3, इस तरह का क्रम जहाँ पे हो तो वो गणनावाचक में आएगा, वो भी यहाँ पे नहीं है। और गुण तो मैंने आपको बताया था ऊपर, मोटा, पतला, सुंदर, इस तरह के ये क्या होते हैं, गुण होते हैं, नीला, पीला, हरा। तो ये गुण है, तो यहाँ पे कोई गुण की भी बात नहीं हो रही है। चौथाई की बात हो रही है, यानी कि चौथा हिस्सा किसी चीज़ का, है ना, या अपूर्णांक बोधक हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई संख्या पूरी पूरी नहीं दी हुई है, आधी है, ठीक है। तो चौथाई जो है वो किस में आ जाएगा, 1/3 जब हम बोलते हैं, या 1/2 बोलेंगे, या 1/3, 2/4, जो भी हम बोलते हैं ना। तो जहाँ पे भी आधी संख्या का जिक्र किया जाता है तो वो सीधे सीधे अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखो, अनिश्चय मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ का हमें ठीक ठीक पता नहीं होता है कि वो कितनी मात्रा में है या कितना में है, या कोई भी उसका नॉलेज नहीं होता है, बस पता होता है कि कोई चीज़ है, लेकिन कितनी है ये नहीं पता होता है ना। तो अनिश्चयवाचक उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या, कुछ, कौन, यह, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको लग रहा है। देखो, क्या तो नहीं है, क्या प्रश्नवाचक विशेषण में आ जाएगा, कौन भी प्रश्नवाचक में आ जाएगा, यह निश्चयवाचक में, यह मेरा घर है। तो निश्चय जो शब्द है वो घर को निश्चय कर रहा है, यह शब्द, ठीक है। कुछ जो शब्द है, अब मान लो मैं इसका उदाहरण आपको बताती हूँ। कुछ लोग खड़े हैं, तो कुछ लोग मतलब कितने हैं हमें ठीक से पता नहीं है, ठीक। तो या फिर इसकी जगह एक और आ जाए, कोई, कोई अगर आपसे पूछा जाए तो कोई भी अनिश्चयवाचक है, ठीक है। कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कोई आ रहा है, हम इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो कोई और कुछ जो है वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से अन्य पुरुष बताएं। अब आपको बताना है अन्य पुरुष, तो ये पुरुष से संबंधित हैं। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हिंदी में 3 तरह के हम पुरुष पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, मेरी, मेरी, मैं, हमारा, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। तो ये दोनों ही इसका आंसर नहीं हो सकते, कट जाएंगे, है ना। मैं, मेरी, हम, हमारे, जहाँ पे मैं से संबंध, जहाँ पर मैं शामिल हूँ और मेरे साथ चाहे कोई और भी है, हम जैसे हमारे हमने कहा ना, तो हमारे में मतलब मेरे साथ कुछ और भी हैं। तो हमारे, मेरी, हमारा, जो ये शब्द हैं ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा, जहाँ पे मेरी प्रधानता हो, यानी कि मैं भी जिसमें शामिल हूँ, ठीक है। हम स्वयं जहाँ पे शामिल होते हैं। और तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारे, ये जो शब्द हैं ये किस में आ जाएगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही जो शब्द है, जो राजू शब्द है, वो क्या है, अन्य पुरुष है। अब कैसे है, जैसे मान लो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ठीक है। इसका नाम श्याम है, इसका नाम राम है, और राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं किसके बारे में, राजू के बारे में, ठीक है। ये इसके बारे में इसको बता रहा है, राजू के बारे में श्याम राम को बता रहा है। तो राजू यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पुरुष, यानी कि
अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा। जैसे वो कह रहा होगा, मान लो कि राजू रोज़ स्कूल जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत पढ़ता है। तो जो राजू शब्द है यहाँ पे वो किसी तीसरे की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, यानी कि अन्य पुरुष की ओर संकेत कर रहा है। इन दोनों में से राजू कोई नहीं है, ये रामश्याम है, लेकिन वो किसी बात कर रहे हैं, आपस में राजू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, अन्य पुरुष के अंदर आता है, ठीक है। वे, उसका, उसके या राजू जो कह रहे हैं, तो राजू यानी कि वह भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 12वां हमारा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक का ठीक उल्टा, जहाँ पे किसी चीज़ की हमें जानकारी होती है, निश्चय जानकारी होती है कि ये चीज़ इतनी है या ये है, फिक्स होता है ना, तो वो निश्चयवाचक में आ जाएगा। जैसे वह, कुछ, कौन, क्या। तो कौन और क्या तो बिल्कुल ही कट जाएंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और वह और कुछ हमने ऊपर पढ़ा, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कुछ से हमें किसी भी चीज़ की ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है। तो जैसे वह शब्द है, इसका अगर आप वाक्य प्रयोग करें तो वह स्कूल मेरा है, वह दुकान मेरी है, या वह सामान मेरा है। तो वह जो शब्द है, वह घर मेरा है, तो वह जो है उस चीज़ की क्या करता है, जो स्थिति है उसको फिक्स करता है। तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा, यह और वह, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यह के वह के साथ साथ अगर आपको यह भी दिया रहा होगा तो यह और वह दोनों ही क्या है, निश्चय कर रहे हैं किसी चीज़ को, इसलिए वो दोनों ही किस में आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष बताएं। तो 13वां प्रश्न है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष बताएं। तो आपको बताना है उत्तम पुरुष, मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैं, मुझे, हम, जहाँ पे मैं की प्रधानता हो वो किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि मैं जो है वो जहाँ पे स्वयं की मतलब मौजूदगी होती है ना, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है, मैंने बताया था आपको। तो आपको पता चल ही गया होगा, जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यह जो है, यह भी नहीं आएगा इसमें, तुम जो है वो किस में आ जाएगा, वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, है ना। और वे जो है वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, अब बताइए, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बिल्कुल सुंदरता, ठीक है। देखो जो सुंदरता है ना, एक आपको यहाँ पे सौंदर्य शब्द भी दिख रहा होगा। तो देखो सौंदर्य शब्द का अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो उसका सौंदर्य बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है पुल्लिंग का हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, ठीक है। और देखो उसकी सुंदरता बढ़ गई है, तो उसकी सुंदरता, जब भी आपको ऐसे वाक्य दिए जाए ना, तो उनको वाक्य में जब भी ऐसे शब्द मिले तो उनको वाक्य में परिवर्तित करिए। आपको 100% बता रही हूँ मैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई, सौंदर्य जो शब्द है वो पुल्लिंग का बोध करा रहा है, उसका सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, या ऐसे तो नहीं बोलते ना, उसकी सौंदर्य बढ़ती ही जा रही है, तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सौंदर्यता जो शब्द है वो अपने आप में गलत है। इसकी वर्तनी कभी आपसे पूछी जाए कि सौंदर्यता, इसमें शब्द शुद्ध कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सौंदर्यता शब्द कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ये तो नहीं होगा। तो देखो सौंदर्यता शब्द में कैसे आपको बताना है कि ये गलत है, कैसे गलत है वो शब्द। देखो सुंदर इसका क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। सुंदर जो शब्द है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आपको ध्यान रखना है। जब भी मैंने बताया है कि जब भी पढ़ो तो मल्टीपल दृष्टिकोण से सोच करके पढ़िए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एक ही शब्द को आपको, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं वर्तनी की दृष्टि से बता रही हूँ कि जो सौंदर्यता शब्द है वो कैसे गलत हो सकता है। देखो मूल शब्द इसमें सुंदर शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ना है, सुंदर शब्द में य प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सौंदर्य बन जाएगा। अब जो य प्रत्यय, क्योंकि हमने इसमें क्या जोड़ा, य प्रत्यय जोड़ा, तो देखिए य प्रत्यय के साथ कभी भी त या ता प्रत्यय नहीं लगता है, ठीक है। जहाँ भी य प्रत्यय लगा होगा वहाँ ता प्रत्यय कभी भी नहीं लगेगा, वो शब्द ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो सौंदर्यता शब्द तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
और जो सुंदरता है, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ता प्रत्यय लगा हुआ है, ये कैसे सही हो गया? तो देखिए यहाँ क्योंकि य प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि मूल शब्द क्या है? सुंदर, और सुंदर शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो सुंदरता बन जाएगा। ठीक है, सौंदर्यता नहीं बना। सौंदर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब देखो कितनी चीज़ें यहाँ से आपसे निकल करके आ रही हैं। एक तो आपको ये पता चला कि सौंदर्यता य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय नहीं लगता है, एक बात ये पता चली। ठीक है, दूसरा आपको पता चला कि जो सौंदर्य शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सौंदर्य शब्द में आपका य प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें ता प्रत्यय लगा है। दोनों में ही मूल शब्द क्या है? सुंदर है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, लेकिन दोनों ही शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ गए, अलग अलग प्रत्यय, तो दोनों का ही क्या हो गया? एकदम अर्थ परिवर्तित हो गया, यानी कि दोनों ही शब्द एकदम डिफरेंट हो गए, है ना। तो जहाँ सुंदर शब्द में य प्रत्यय जुड़ गया तो वो सौंदर्य हो जाएगा, और जहाँ सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जुड़ गया तो वो सुंदरता बन जाएगा, और ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए तो उसका क्या है? सुंदरता। ठीक, देखिए आप लोग अगर ऐसे ही केवल लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लीजिए और 1 से लेकर के, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप प्रैक्टिस सेट करें, 1 से लेकर के 20 तक नंबर डालिए, उसमें डैश डैश करिए। ठीक है, जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ, मान लो मैं अभी 15वां प्रश्न पढ़ रही हूँ, तो आपको 15वां प्रश्न, जैसे ही मैं 15वें प्रश्न पे पहुँची तो आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, पहले उसे स्वयं पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो वीडियो पॉज कीजिए और उसके आगे, अब 15वें के आगे जो भी आपका आंसर है उसे लगाइए। ठीक है, तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछ रहा है, तो जैसे मान लो इसका जो सही आंसर है वो ए है, तो आप इसका आंसर ए या क लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करिए। ठीक है, और फिर मेरा आंसर सुनिए। तो ऐसे में क्या होगा? आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। अगर आप सीधे सीधे मुझे सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप स्वयं से पहले खुद से सॉल्व करोगे और लास्ट में आप अपना कंक्लूज़न देखिए कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा। उसको फिर टिक करते रहिए। अगर आपका 15वां सही है तो फिर टिक करिए, जैसे इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, टिक करते रहिए। जो भी सही है तो सही, गलत है तो गलत करिए। तो फिर उससे लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप लोग आगे तक भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 15वां प्रश्न हल कर रहे थे हम, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो देखो अब ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं ना, तो इनको कैसे सॉल्व करना है? इनको फिर वही वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। भारत की ये कह सकते हैं भारत की स्थापना या सिंधु घाटी की स्थापना, कैसा है ना, तो जो स्थापना सब हुई, स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो स्थापना कब हुई जब हमने कहा, तो हुई जो शब्द है वो क्या करा रहा है? स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो स्थापना शब्द क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। अब फिर हमारे 3 ऑप्शन और भी पड़े हुए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। स्वदेश बहुत अच्छा होता है, तो स्वदेश यानी अपना देश। ठीक है, तो स्वदेश शब्द क्या है? पुल्लिंग का बोध करा रहा है। अध्याय, उसका 5वां अध्याय बहुत बड़ा है, बोलते हैं ना, तो अध्याय शब्द भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। अपराध, इतना बड़ा अपराध किया उसने, तो ये अपराध शब्द भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो सीधी सी बात है, तीनों ही ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। एक ही शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपसे पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? वाक्य परिवर्तित कर दीजिए। देखो, मेरी मंजिल बहुत बड़ी है, बोलते हैं ना, या मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, बोलते हैं ना, या ये इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल है, बोलते हैं। तो ये मंजिल जो शब्द है वो हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ये कट जाएगा। टोली, इतनी बड़ी टोली में आप रहते हैं,
या सेना की इतनी बड़ी टोली है, बोलते हैं ना, या आर्मी की इतनी बड़ी टोली है बोलते हैं। तो टोली मतलब जो समूह का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो टोली यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी कट जाएगा। तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, तो मर्यादा जो शब्द है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। एक ही शब्द है पुलिंदा, पुलिंदा जो शब्द है वो अपने आप में पुलिंग का बोध करा रहा है, तो इसलिए पुलिंदा शब्द पुलिंग में आ जाएगा। ठीक। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द निधन और निर्धन, दो शब्द आपके पास दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द युग्म में भेद कीजिए। ये जो शब्द हैं हमारे, ये अनेकार्थी शब्दों के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत छोटा आपको अंतर दिखेगा। देखो निधन और निर्धन, कई बार हम जल्दी जल्दी में पढ़ना ही गलत मिस्टेक हो जाती है। निधन को निर्धन, निर्धन को निधन पढ़ देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जबकि केवल एक रॉ का अंतर है, तो देखो दो, फिर भी ये दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो वही आपसे पूछ रहा है, इसी क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कैसे इसका आंसर लगाएंगे। निधन का मतलब क्या होता है, निधन कहते हैं ना, उनका निधन हो गया, निधन का मतलब मृत्यु हो जाना, है ना। और निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब। तो देखिए एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, मृत्यु और धनहीन। गरीब मतलब धनहीन, जिसके पास धन नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन अदला बदली करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इसी क्रम में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। समरूपी शब्द चरम और चर्म, इसमें भी बहुत कम अंतर है, रॉ एक में पूरा है, एक में आधा है। तो आपको बताना है कि सही अर्थ क्या हो सकता है इनका। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको बताना है। चरम का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, हम अपनी पढ़ाई की चरम सीमा पर हैं, चरम मतलब अंतिम सीमा पर, है ना। और चर्म का मतलब होता है खाल, जो हमारी चमड़ी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतिम यानी कि चरम, और चर्म मतलब होता है चमड़ा या खाल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक आप समझ गए होंगे, जैसे ही हमारा कोई टॉपिक या कोई पार्ट, कोई लेसन समाप्त होता है, तो आपने किताबों में भी देखा होगा, इस तरह के या इस तरह के शब्द वहाँ पे बने, इस तरह के मतलब सिम्बल्स वहाँ पे बने रहते हैं। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए है, ये क्या है, किसी पाठ की समाप्ति, किसी टॉपिक की समाप्ति की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरह से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न है आज का। रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। अब देखिए आपको उचित विराम कहाँ लगाना है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक व्यक्ति है रामू, ठीक है, अगर हम जिसकी कल टांग टूट गई थी, यहाँ इस पंक्ति को हटा भी दें, ठीक है, तो ये वाक्य कोई भी मतलब इसमें निरर्थकता नहीं आएगी या अशुद्धि नहीं आएगी। रामू बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बन सकता है, वाक्य आराम से बन सकता है। लेकिन जो रामू हो सकता है, एक से अधिक रामू हो, है ना, होते हैं कई बार। तो जो रामू शब्द है, जिसकी कल टांग टूट गई थी, तो ये टांग टूटना जो शब्द है, ये इस रामू की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अन्य रामू जो होंगे या अन्य लोगों से उसे अलग बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको, ये जो है संज्ञा का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। ये संज्ञा शब्द है रामू, और जिसकी कल टांग टूट गई थी या टूटी थी, ये इसको क्या कर रहा है, विस्तार दे रहा है, इसकी पूरी पहचान बता रहा है। तो यानी कि हमें जो चिन्ह है, विराम चिन्ह, वो कहाँ लगाना है, रामू के बाद लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा, पाद बिंदु भी नहीं आएगा, विवरण चिन्ह भी नहीं आएगा, लाघव भी नहीं आएगा। ठीक है, रामू कौमा, रामू से हम थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि हम उसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, शुद्ध सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो, या कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना हो, तो मुझे कमेंट करके लिखिएगा। मैं आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कोशिश करूंगी करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।